हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यूर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है आयुर्वेदा टॉक्स। इस चैनल के ऊपर हम मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं एंड उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यार जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है बीएमएस के बाद में। आयुर्वेदा अगर हम करेंगे, परस्यू करेंगे, तो उसके बाद हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देयर आर द मल्टीपल चॉइस। तो आज मैं आपके सामने एक ग्रेट पर्सनैलिटी को लाया हूँ। एक्चुअली आप कह सकते हो ये मेरे सीनियर है, मेरे इंस्पिरेशन है, आप कह सकते हो, जिनका नाम है ऋषि सर, ऋषि उढ़ान सर, आपके लिए, हमारे लिए। बट चलो हम डिस्कस करते हैं, अभी वो डॉक्टर है। तो इनका नाम है डॉक्टर ऋषिकेश रामराव उढ़ान सर। ही बिलोंग्स टू द जालना, जालना से है। हमारे बैच के, हमारे कॉलेज के सीनियर है। 2016 की इनकी बैच थी। हमारी बैच 2020 की, मतलब सर हमारे से ऑलमोस्ट 4 साल सीनियर थे। मतलब सर जब हम जूनियर में आए थे फर्स्ट ईयर में, तब आप फाइनल ईयर में थे, ठीक है। एंड सर फिर बाद में ज्वाइन किए थे पीजी फर्स्ट ईयर, ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरिद्वार उत्तराखंड में। उनका सब्जेक्ट था द्रव्य गुण। अभी उसकी एक जर्नी भी अलग से आएगी आगे सामने आपको। और उसी के साथ सर अभी यमो है, मेडिकल ऑफिसर एट द पीएचसी लाहेरी तालुका, भामरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, गढ़चिरौली। तो एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ कि सर गढ़चिरौली से है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू वहां पर होता है। तो इसी की वजह से हमने 4-5 बार कनेक्ट किया एंड देन अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं। हेलो सर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। वैभव, तू कैसा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत दिनों से आपके साथ कनेक्ट करना था। देन सोचा कि चलो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को बताया जाए। मेरे जैसे बहुत लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि यार हमें क्या क्या करना चाहिए बीएमएस के बाद। एंड आपने आपने भी खुद से भी एक फील किया होगा कि आप, हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। हम यहाँ पर भी काम कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में हम खुद हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं। हम लेक्चरशिप कर सकते हैं। मल्टीपल थिंग्स, बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर बाद में पीजी करने को हम जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का स्टाइपेंड भी मिलता है। एंड फिर बाद में यमो की कभी कभार हमें थोड़ी सी सीट्स वगैरह भी मिलती है, तो ये वो भी एक बढ़िया ऑप्शन खुल जाता है। तो आज हम इस वीडियो का, हमारा एक इंटेंशन रहेगा कि यमो बनना क्या है, मतलब कैसी प्रोसीजर होती है, सीट्स वगैरह कैसी, मतलब हम बेसिकली थोड़ा सा ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे, एक जनरल टॉक रहेगा। उसके बाद कि इसके बाद हमारा लाइफ कैसे सिक्योर हो सकता है, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, मतलब कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें, या आप कह सकते हो ना फाइनेंशियली स्टेबल कैसे होना, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर यूजी जर्नी। आप यूजी जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हो? सबसे पहले हेलो एवरीवन। तो मेरा यूजी तो वैभव के कॉलेज से ही था। मतलब हमारा कॉलेज एक ही था, यस। विश्वनाथ पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। 2016 में हमारा एडमिशन हुआ था। और सबसे अलग बैच मानी जाती है हमारे टाइम, क्योंकि उसी टाइम नीट, एकदम से नीट आ गई थी हाँ, जब पहली बार आ सीईटी गया। चल रही थी। तो एकदम से नीट भी आ गई, तो उस टाइम हमारी बैच थोड़ी अलग भी थी। तो यूजी का जर्नी तो जैसे सब बीएमएस वालों का यूजी का जर्नी होता है वैसे ही होता है मेरा भी। उसमें भी मेरा ऐसा ही था कि एमबीबीएस छूट गया है, अब बीएमएस मिल गया। तो स्टार्टिंग में कुछ दिन तो मतलब ऐसे इसी यही सोचने में चले गए कि यार एमबीबीएस क्यों नहीं मिला, बीएमएस कैसे मिला। फिर जैसे बीएमएस में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, तो बहुत सारी चीजें जो श्लोक्स वगैरह होते थे, तो वो समझ में नहीं आ रहे थे स्टार्टिंग में। उसको याद करने की भी बहुत कोशिश की, पर वो याद नहीं होते थे। तो ये सारी चीजें होते होते फर्स्ट ईयर ऐसे ही निकल गया। पर फिर फर्स्ट ईयर के लास्ट लास्ट में 1 महीने में वगैरह हमने कुछ रट्टा मार के वगैरह उसको कवर कर दिया। तो ऐसे ही फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर भी ऐसे ही चला गया कि ज्यादा कुछ ऐसा इंटरेस्ट तो नहीं लिया हमने बीएमएस में। तब भी हमें थोड़ा बहुत मॉडर्न में इंटरेस्ट था कि थोड़ा मॉडर्न में समझ में आता है। मतलब आयुर्वेद बहुत ही अच्छा है, पर आपको करना चाहिए वैसे। मतलब अगर समझने आप के लिए यूजी थोड़ा में। दिक्कत वगैरह देता है, हाँ। हाँ। समझने के लिए तो स्ट्रेस। आयुर्वेद। सॉरी टू इंटरप्ट। क्या हुआ? प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। तो वही कि जैसे सब लोगों की परेशानी होती है कि आयुर्वेद में श्लोक नहीं समझ में आते, या फिर उसका यूज कैसे करे। जैसे चरक में ये जो चीजें लिखे है उसका यूज प्रैक्टिकली कैसे करे। ये चीजें हमें समझ में नहीं आती, हमें जल्दी से मॉडर्न समझ में आ जाता है। इतना इजी हम आयुर्वेद नहीं पढ़ सकते। तो वही डिफिकल्टी जो सबको आती है वही मेरे को भी आई। मैं भी उतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ पाया यूजी में। एटलीस्ट यूजी में उसका इतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ पाया मैं। तो वही फिर मेरा यूजी ऐसे ही जर्नी चली गई। फिर इंटर्नशिप भी आ गई। इंटर्नशिप में भी मैंने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। पर सबसे ज्यादा मेरा जो टर्निंग पॉइंट था यूजी से मुझे पीजी जाने का, तो वो था मेरा इंटर्नशिप का लास्ट के 2 महीने। क्योंकि इंटर्नशिप के लास्ट के 2 महीने 15 अक्टूबर 2021 शायद, नहीं 2022 को हमारी पहली एग्जाम हुई थी ये एपीजेटी की। तो उस टाइम मैंने इतना कुछ इंटरेस्ट पढ़ा ही नहीं ना, मुझे पीजी में कोई इंटरेस्ट था। मेरा तो मतलब कुछ था ही नहीं, फ्यूचर का मैंने कुछ देखा ही नहीं था। तब तक तो सब ऐसे ही चल रहा था रैंडमली कि जो होगा आगे देखा जाएगा।
पर फिर ऐसा हुआ कि इंटर्नशिप खत्म होने से पहले 2 महीने बाकी थे। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार अब 2 महीने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, मतलब वो थोड़ा एक टेंशन आ गया कि 2 महीने के बाद एकदम से मैं सेटल तो नहीं हो पाऊंगा। या तो मुझे प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा या खुद का क्लिनिक का सेटअप डालना पड़ेगा। अब ऐसा हुआ कि जब खुद का क्लिनिक सेटअप डालो तो फिर उसके लिए कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए, जो कॉन्फिडेंस मेरे पास था नहीं। और प्राइवेट में जाके अगर मुझे जॉब करनी है तो उतनी सैलरी थी नहीं। मतलब अगर मैं डॉक्टर भी बन जाऊं तो भी मुझे 20-25 हजार में कहीं ना कहीं तो जॉब करना पड़ता, डॉक्टर बनने जो के कि बाद अगर हम 20-25 हजार करेंगे तो कैसे चलेगा, फाइनेंशियली स्टेबल कैसे हो पाएंगे? हाँ वही जैसे कि सोशली एक प्रेशर होता है कि जैसे मतलब अगर आप डॉक्टर बन गए तो आपको एटलीस्ट 50 हजार पेमेंट मान के चलते हैं लोग। सही है, सही है। तो यही एक सोशल प्रेशर होता है। और हमें उसको मतलब ये भी करवाना होता है कि लोगों को भी कि भाई हाँ मुझे पेमेंट है वगैरह जो बताना है। तो 25 हजार कैसे बताए, 5 साल मेहनत की सब किया और 25 हजार में काम करे। सही है। तो ये चीजें थी। तो यही एक पॉइंट था जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब पीजी करना चाहिए, क्योंकि हम्म। पीजी से सारे रास्ते खुलते हैं ना। तो वही से मेरा यूजी का जर्नी खत्म हुआ और मैंने पीजी के जर्नी के लिए आगे बढ़ दिया मैंने। अभी तो इसके फर्स्ट बाद फिर अटेम्प्ट हो चुका था अभी आपका? आपने फर्स्ट अटेम्प्ट देने के हाँ, बाद सोचा क्या? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसे ही गया, मतलब हाँ। इंटर्नशिप चलते चलते हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट भी आ गया। और 15 अक्टूबर को एग्जाम हो गई। फिर उसके बाद 2 महीने ही में मेरा इंटर्नशिप खत्म होने वाला था, ओके, हाँ। मतलब दिसंबर में ही। तो उसके बाद 7 महीने बचे थे, मतलब जुलाई 2023 में हमारा एआईपीसीटी हो गया जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ। तो उसमें 7 महीने बचे थे। और मुझे पता था कि अब ये 7 महीने बचे, कुछ भी करके मुझे इसी में ही क्लियर करना पड़ेगा। तो तब से ही मेरा फिर एआईपीसीटी का जर्नी स्टार्ट हुआ। मतलब 2022 के इंटर्नशिप मैंने जैसे खत्म की तो मैंने सोचा ही था कि मैं अब 1 जनवरी से मैं स्टार्ट करूंगा। तो हम्म। फिर मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट भी किया। तो बहुत सारी दिक्कतों का भी उसमें सामना करना पड़ा फिर। जैसे जो मैं 2016 बैच का हूँ, 2017 बैच के जो थे लोग, तो मेरे पहले ही मैं उन्होंने क्लास ज्वाइन किया था, सब किया था। तो उन्होंने जून में ही स्टार्ट किया था ना, जून 2022 में उन्होंने क्लास स्टार्ट की। तो पहले वो मेरे आगे थे एग्जाम में, और पढ़ाई में वो पहले मेरे 6 महीने से आगे थे। और फिर मतलब वही कंपटीशन में मुझे ये करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये मुझे पता था कि मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। तो 1 जनवरी में मैंने फाइनली स्टार्ट किया। उसमें भी मैंने मेरे 2 दोस्तों को भी बताया कि तुम लोग भी स्टार्ट करो, क्योंकि उनको देखते देखते ही मैं पढ़ूंगा फिर। पढ़ूंगा, तो मतलब इसलिए मैंने साथ होता है। हाँ, तो उन लोगों को मैंने बोल दिया कि आप लोग भी पढ़ाई करना स्टार्ट करो। फिर मैंने भी स्टार्ट किया। अ, एक सेकंड में दो। ओके, नो प्रॉब्लम सर, ठीक। ठीक है, ठीक है, ओके। कंटिन्यू, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया फिर से। ओके, ओके। तो ऐसे ही फिर 1 जनवरी से मैंने एआईपीसीटी का स्टार्ट किया, क्योंकि हम सबका यही होता है ना कि 1 जनवरी मतलब कुछ नया स्टार्ट करने का दिन होता है। तो मैंने भी वही सोचा कि अब 1 जनवरी से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट तो किया था, पर वही फिर एनर्जी सबकी जैसी मेरी एनर्जी 2-3 दिन में ठंडी पड़ गई। फिर मेरा मतलब एग्जाम में मतलब पढ़ाई करने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। अब तो जो गलतियां की वो तो अब नहीं करनी है मुझे, क्योंकि ये 6 महीने ही मेरे पास थे, 6-7 महीने ही, जिसमें ही मैं खुद को प्रूव करना चाहता था। क्योंकि उसके बाद तो सारी जिम्मेदारी भी मुझ पे ही थी, घर की भी। तो सब मुझे करना ही था। तो इसलिए मैंने फिर उस टाइम सोच लिया कि नहीं, अब कुछ भी प्रोकास्टिनेट नहीं चलेगा, मुझे करना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने फिर मतलब 4-5 दिन के बाद फिर से मैंने सुबह सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो सुबह का जो टाइम था उसमें मेरी पढ़ाई अच्छी होती है, ये मुझे पता था। इसलिए मैंने सुबह जल्दी उठने का सोचा। और रात में जल्दी सो रहा था मैं। तो सुबह जल्दी उठ के फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करना किया। फिर दोपहर 12 बजे तक मैं अच्छी पढ़ाई करता था। और फिर उसके बाद पढ़ाई का कुछ नहीं था फिर भी। मतलब 12 बजे के बाद फिर से वही एनर्जी डाउन हो गई थी। फिर दोपहर को सोना, रात में कुछ मूवी देखना, ये सब चल रहा था। पर ऐसे करके मुझे जब मेरा पहला पहला टेस्ट हुआ, या मतलब जो मॉक टेस्ट होते हैं, तो उसमें पहला जो टेस्ट हुआ, काफी कम मार्क्स आए मुझे इसमें। मतलब एटलीस्ट चाहिए आपको 250 या फिर 300 मार्क्स चाहिए थे। मुझे 200 के कम आ गए थे मार्क्स। ओके। तो तब मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई तो कम हो रही है,
मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो फिर अपना टाइम बढ़ाया, दोपहर का टाइम मैंने सोना बंद किया और पढ़ाई के लिए स्टार्ट किया। फिर रात में भी मूवीज वगैरह बंद किए, फिर रात में भी पढ़ाई स्टार्ट करने किया। तो धीरे धीरे मेरे मतलब पढ़ाई बढ़ती गई और एक इंटरेस्ट आने लगा उसमें। क्योंकि जब ऐसा होता है कि एआईपीसीटी में आपको ये होता है कि अगर आप कुछ ट्रिक्स बना रहे हो और आपको कुछ चीजें याद आ रही है ना, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। जैसे डोमिनो इफेक्ट होता है ना, कि एक चीज अच्छी होने लगी तो और चीजें अच्छी होने लगती है। तो यही मेरे साथ हुआ। मुझे मतलब एक एक चैप्टर अच्छा समझ में आया तो मुझे ऐसा लगता था कि अब दूसरा भी चैप्टर मुझे अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसकी भी मुझे सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। तो ऐसा वैसे होते होते मैंने मेरी बढ़ती गई, पढ़ाई बढ़ती गई। पर उसके बाद भी फिर ऐसे कभी कभी ऐसे दिन आते थे कि एक दिन पढ़ाई नहीं की, मतलब कुछ ना कुछ रीजन होते थे कि उस दिन पढ़ाई नहीं होगी। तो फिर उस एक दिन की वजह से मेरे आगे के 2 दिन ऐसे ही चले जाते थे कि मैंने उस दिन पढ़ाई क्यों नहीं की। फिर 2 दिन ऐसे ही चले जाते थे। तो मुझे याद है एक मेरे दोस्त की शादी थी, फेब में, 24 फेब में दोस्त की शादी थी। उस टाइम मैंने एक दिन का शादी के लिए मैं गया, और उस एक दिन का मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि ओके। आगे के 2-3 दिन में कुछ पढ़ ही नहीं पाया। वैसे शादी तो इंपॉर्टेंट होती ही है, पर फिर भी उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब मुझे मेरे एआईपीसीटी के सिवा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रहा था। हम्म। मेरे दोस्त की शादी हो या कुछ भी हो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। यस। मेरी एक सीनियर दोस्त है जिसने मेरे यूजी में काफी हेल्प की थी। एक बार उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स का इश्यू था, तो वो सांगली में आ गई और उसने मुझे कॉल किया कि ऋषा, मुझे तेरी हेल्प चाहिए कि तू मेरे लिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ जा। और मेरा सुबह का ऐसा था कि मेरा सुबह का बहुत पढ़ाई होता था, ओके। अच्छा पढ़ाई होता था। तो सुबह के 10 बजे थे, वो कॉलेज में आ गई। और मैंने भी ये सोचा कि यार वो मेरे 2 घंटे तो एटलीस्ट डिजर्व करती है। इतने जिसने मुझे यूजी में इतनी हेल्प की, वो मेरे 2 घंटे डिजर्व करती है। तो मैंने ये सोच के फिर चला गया, उसका हेल्प करने चला गया मैं। और 12 बजे तक मैंने उसकी हेल्प की थी, उसको छोड़ के आ गया। और मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट करने का सोचा। और जैसे मैं पढ़ाई करने के लिए बैठा, तो मैं हर रोज 1 बजे खाना खाने जाता था। मतलब एक अच्छी पढ़ाई होती थी 1 बजे तक। उसके बाद मैं खाना खाने चला जाता था। पर उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरे वो 2 घंटे चले गए। वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट 2 घंटे मेरे चले गए। जैसे अभी देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि 2 घंटे क्या ही होते हैं, मतलब क्या ही होगा 2 घंटे में। हाँ और सही। वैसे भी एग्जाम को मेरे 2-3 महीने बाकी थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2 घंटे कुछ भी नहीं थे। पर मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम। जो मेरी सिचुएशन थी उस टाइम के लिए, मुझे 10 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो वो 2 घंटे जो चले गए ना, तो उसकी वजह से मैंने, मतलब मेरी पढ़ाई नहीं हो रही थी, मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मैंने 2 घंटे वेस्ट किए। फिर मैंने ऐसा सोचा कि यार चलो खाना खा के आते हैं, फिर अच्छी पढ़ाई होगी। फिर मैं जल्दी खाना खाने गया। रोज 1 बजे जाता था, उस टाइम मैं 12 बजे खाना खाने गया। और खाना खाने के बाद भी मैंने सोचा कि अब पढ़ाई करूंगा। हम्म। खाना खाने के बाद भी मैंने पढ़ाई करने का सोचा, और उसमें भी वही मेरे ध्यान में आ रहा था कि मैंने 2 घंटे क्यों वेस्ट किए। और इस 2 घंटे के चक्कर में वो मेरा पूरा दिन चला गया। और एक दिन चला गया तो दूसरा दिन ऐसे ही चला गया कि मेरा कल का दिन क्यों वेस्ट गया। तो ऐसे होते होते वो जो मॉक टेस्ट थी वो तो मेरे ऐसे ही चली गई फिर। मतलब एग्जाम का पढ़ाई कुछ कर ही नहीं पाया। तो यही होता है एक डोमिनेट फैक्ट जैसा ही, कि एक चीज आपने बुरी की तो आगे और बुरी चीज होगी। एक्चुअली एक थोड़ा चीज सा अच्छी की। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा एक्चुअली। यहाँ पर किसी को हेल्प हो हाँ या ना हो, मेरे को तो बहुत हो रही है, क्योंकि मेरे साथ अभी सेम सिचुएशन है। मतलब कैसे होता है कि अगर मैं सुबह पढ़ नहीं पाता ना, तो दोपहर को पढ़ाई नहीं होती है, और अगर दोपहर को नहीं होती तो हाँ शाम खराब हो जाती है। फिर बाद में मैं सोचता हूँ कि यार कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो कल का पूरा दिन खराब हो जाता है। एंड वो जो आपने एक चीज कही ना कि एआईपीजी की प्रिपरेशन करते समय जब भी आपको इंटरेस्ट आता है ना, तब वो चीज पढ़ने में बहुत मजा आता है। स्टार्टिंग में मैं भी हम्म थोड़ा प्रिपरेशन मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली मेरे को आयुर्वेदा उतना पढ़ने को अच्छा नहीं लगता था, बट जैसे थोड़ी थोड़ी चीजें याद होने लगी, हाँ ठीक है चलो, शिरो रोग के इतने टाइप्स होते हैं, अभी इसके ये प्रकार है, इसके बीच में ये फीचर होता है, लाइक वाग्भट ने ऐसे कहा था, शारंगधर ने ऐसे कहा था, अभी वो चीजें जब अच्छी लग रही है ना, अभी इंटरेस्ट आ रहा है। बट स्टिल मॉक टेस्ट के बीच में 100 क्रॉस करना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, वो बात अलग है, मैं आपसे पर हाँ दूंगा श्योरली। बट प्लीज कंटिन्यू सर। तो फिर बाद में आपने हाँ सेकंड दिया इस तरीके से। हाँ। तो जैसा अभी वैभव ने कहा कि मतलब जो आयुर्वेद होता है पढ़ने में अच्छा नहीं लगता इतना। पर वही मैं बता रहा हूँ कि जब मुझे भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था, पर एक बार जब इंटरेस्ट आ गया, मतलब जैसे उसने बताया कि शिरोरोग के अगर मुझे टाइप्स याद आ गई, तो वही बताता मेरा भी। जैसे मुझे शिरोरोग के टाइप्स याद करने हैं,
और मैं इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं हो रही। पर मैंने अगर कुछ ट्रिक्स निकाली उसकी, और मुझे वो उसकी वजह से याद हो गए, तो फिर उसका इतना अच्छा इफेक्ट रहता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि अब ये चीजें मुझे किसी और चीजों में भी अप्लाई करना चाहिए। मतलब ये ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स मुझे किसी और चीजों में अप्लाई करना चाहिए। तो यही सब था। जो मेरा नोटबुक भी था, उसमें मैंने काफी सारे ट्रिक्स लिखे हुए थे, और उसी की वजह से मुझे याद आ रहा था। और जैसे ही मुझे याद आ रहा था तो मुझे और इंटरेस्ट आने लगा। इसलिए मुझे ऐसा था कि मेरे लिए वो, मैं 10 मिनट में जो बताया ना कि 10 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंस थे, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि उस 10 मिनट में भी मैं काफी सारे ट्रिक्स ढूंढता था। ये अगर ये ट्रिक्स मैं ढूंढ लूँ तो इसका मुझे बहुत इफेक्ट होगा आगे आगे आने वाले दिनों में, मुझे याद रहेगी वो ट्रिक्स की वजह से। तो बहुत सारे, जैसे मैं एक ही एग्जांपल दूंगा ऐसे। डाउन सिंड्रोम जो था, तो हम्म। ऐसे ही डाउन सिंड्रोम का जो क्रोमोसोम नंबर है 21 है ना, तो वो याद नहीं हो रहा था। तो मैंने, मतलब ऐसे बहुत सारे डिसीजेस थे, उसके क्रोमोसोम नंबर हमें याद करने पड़ते थे। इडवार्ड सिंड्रोम, डाउन डाउन सिंड्रोम। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। तो फिर मैंने डाउन सिंड्रोम का ऐसे ही सोचा, और सोचते सोचते मुझे एक ट्रिक याद आ गई। मतलब मैंने एक ट्रिक बना ली। जैसे डाउन का जो स्टार्टिंग में DO होता है उसको 2 बना दिया, और हम्म। W1 होता है उसको 1 बना दिया, 1। हम्म। जैसे DO को 2 और WN को 1, तो 2 और 1 मतलब 21। 21। तो ऐसा, तो ऐसी जब चीजें होती है और हमें ऐसा होता है कि यार इतने दिनों से मैं इस डाउन सिंड्रोम को याद कर रहा हूँ, 21 मुझे याद ही नहीं हो रहा। और एकदम से मुझे, मतलब एक ट्रिक याद आ गई, मतलब ट्रिक मैंने बना दी, और उसको मैं, मुझे पता है कि अब ये ट्रिक मैं कभी नहीं भूलूंगा, जैसे मैं अभी भी नहीं भूला हूँ। तो यही चीजें होती है जो आपको और इंटरेस्ट आने में मदद करती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही होता है कि आपको ज्यादा पढ़ने से भी ये होता है कि स्मार्ट आप कैसे करो, जैसे ट्रिक्स कैसे बनाते हो, उसको कैसे याद करते हो, यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ओके सर, और एक क्वेश्चन तो था कि मतलब अभी आपने सेकंड आइटम जो दिया, उसके बीच में फिर हम्म। बाद में, उसके बाद में आपको क्या फील हुआ, लाइक कि आपका सिलेक्शन महाराष्ट्र के बाहर हुआ, एंड वो भी हाँ एक हाँ। टास्क होती है कि यार महाराष्ट्र के बाहर कोई कॉलेज चूज करना, उसी के साथ आपका सब्जेक्ट जो था वो नॉन क्लिनिकल था, द्रव्य गुना, उसे चूज करना, फिर बाद में एक स्टाइपेंड का वहां पर रोल क्या था, वो सब कुछ थोड़ा सा वो भी जानने को मैं क्यूरियस 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 हो थोड़ा सा। हाँ, तो यही चीजें मैं बताने वाला था अभी। सॉरी। तो यही था कि जैसे ही अब मुझे पहले तो, जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे ये नहीं पता था कि ऑल इंडिया में भी हमारा सिलेक्शन हो पाता है। मतलब मुझे बस ये पता है कि BHU था, या था जामनगर था, राजस्थान का NIA था। तो ये सब चीजें तो पता थी। पर ये आउट ऑफ स्टेट हम जा सकते हैं, जैसे उत्तराखंड में मैं गया, या MP में जा सकते हैं, दिल्ली में जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, मुझे पता ही नहीं था। ऑल इंडिया के बारे में मुझे नहीं पता था, बस ये 4 कॉलेज पता थे कि हम उसमें जा सकते हैं। बाकी बाकी मुझे कुछ पता नहीं था। तो यही हुआ कि अजित पाटिल सर ने एक बार ऐसे मोटिवेशन के लिए कुछ डालते थे वो। तो उन्होंने एक बार एक मोटिवेशन के लिए एक PDF डाली थी, जिसमें किसी और का इंटरव्यू था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक लड़की है जिसका 772, मतलब 772 रैंक था ऑल इंडिया से। तो उसका सिलेक्शन इसमें हुआ, आसाम में हुआ था, सर्जरी में। तो उन्होंने जब डाला, और तब मैं, उससे पहले मैं ये सोचता था कि मुझे महाराष्ट्र में जैसे 125 सीट है, तो मुझे कुछ भी करके 200 या 300 के अंडर आना चाहिए रैंक। तो मैं यही सोचता था कि इसके अंडर रैंक आएगा तो ही मेरा कुछ हो पाएगा। पर जैसे ही मुझे ये पता चला कि 772 रैंक पे भी अगर ऑल इंडिया में जा सकता हूँ, तो मैं ऑल इंडिया के बारे में बिल्कुल सोचूंगा। और तब मेरे लिए ये नहीं था कि मुझे पेमेंट कब मिलेगा, या मतलब स्टाइपेंड कब मिलेगा, या सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा। मैं इसका कुछ नहीं था, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था। मुझे बस यही होना था कि मुझे अब MD करना है। अब ऐसा है ना कि आयुर्वेदा में यही तो मुझे एक बेनिफिट लगता है कि आप किसी में भी MD करो, आपको उसमें कोई नहीं कि आप, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने द्रव्य गुण किया तो मैं जनरल प्रैक्टिस नहीं कर सकता, या अगर मुझे द्रव्य गुण करने के बाद भी अगर मुझे पीडियाट्रिक्स की प्रैक्टिस करनी है तो मैं उसका डिप्लोमा कर लूंगा, कर या सकते। गायनिक की प्रैक्टिस करनी है मैं उसका डिप्लोमा कर लूंगा। तो यही है आयुर्वेद का, यही बेनिफिट्स था कि मैं नॉन क्लिनिकल भी लूंगा तो भी मैं कुछ और कर सकता हूँ। कुछ मतलब बस यही होता है कि आपको एक अच्छा अगर कॉलेज मिला किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो ही वो उसका बेनिफिशियल है। मतलब जैसे हड़प सर आपको अगर गायनेक मिल गया, तो ये गायनेक आपके लिए अच्छा माना जाएगा हड़प सर में। पर यही गायनेक अगर आपको किसी प्राइवेट में मिल गया, और वहां पे आपकी कुछ प्रैक्टिस है ही नहीं, तो फिर उसका कुछ नहीं है। लाइक तो हमारे यही मेरा दिमाग में था। आपके जूनियर जो अजित सर, मतलब उन्होंने भी अजित। सानी गुरु जी, उनको तो एक्चुअली हाँ आप देखोगे ना ऑल हाँ, इंडिया तो उसने जैसे तो फिर भी उन्होंने प्राइवेट से ये ले लिया। उसका ऑल इंडिया रैंक, 71 कुछ तो था शायद से। हाँ अजित का,
हाँ 71 ऐसा कुछ तो था उसका भी रैंक। तो उसने मतलब बाकी सारी चीजें छोड़ के हड़प का गायनेक लिया। तो मैं वही बोलता हूँ कि अगर आपको कोई क्लिनिकल टॉपिक लेना ही है, तो जो सब्जेक्ट जिस कॉलेज में अच्छा है उसी में ले लो। जैसे गायनेक हड़प में लेना है तो वो ले वहां ले लो आप। तो फिर अच्छा है कि आप हम मन से बोल सकते हैं कि हाँ उसने क्लिनिकल सब्जेक्ट लिया और अच्छे कॉलेज में लिया। तो फिर मेरा यही था कि मैं इसके बारे में भी कुछ सोच नहीं रहा था, और मुझे स्टाइपेंड का भी कुछ ज्यादा नहीं था। मुझे बस ये चाहिए था कि मैं गवर्नमेंट में पीजी करूं। मतलब ऐसा था कि अब मैं खुद से पैसा नहीं भरना चाहता था कॉलेज में। अब मैं चाहता था कि गवर्नमेंट ही मुझे कुछ स्टाइपेंड दे दे। तो यही मेरा था। तब वो जो मोटिवेशन मैंने बोला कि 772 रैंक पे वो जो लड़की आसाम में लगी, तो वहाँ आसाम में 25,000 स्टाइपेंड है। तब मैंने वही सोचा था कि यार मुझे यह भी मिल गया है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 25,000 में भी कर लूंगा। तो यही होगा। फिर मतलब वैसे फिर मेरा हरिद्वार में हो ही गया फिर सिलेक्शन वहां पे भी। फिर 62,000 स्टाइपेंड था। तो मुझे मेरे लिए तो मतलब मोर देन इनफ था। मैं सोच ही ये रहा था कि 50,000 तक मुझे स्टाइपेंड मिल जाए, और मिला 62। तो मेरे लिए मोर देन इनफ था वो। ओके, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद, तो यही हुआ फिर मतलब उसके बाद शायद से आपने एमओ के एग्जामिनेशन के लिए सोचा। हाँ मतलब जैसे अब हाँ ये इंटरेस्टेड है मतलब ऐसा क्या हुआ कि जैसे मेरा हरिद्वार में हुआ, मैं हरिद्वार में चला भी गया। मुझे याद है 17 दिसंबर 2023 को मैंने हरिद्वार में मैंने ज्वाइनिंग की। और उसके बाद ही 5-6 दिन में ही मेरी एक सीनियर थी, उनका यूपी में यमो के लिए सिलेक्शन हो गया। हम्म। अब वैसा था कि मुझे यमो का कुछ पता नहीं था कि यमो क्या होता है वगैरह, ज्यादा कुछ पता नहीं था उसका। यमो का मेडिकल ऑफिसर, ये बस ये मेडिकल ऑफिसर उसका फुल फॉर्म है ये पता था, बाकी और उसकी क्या ड्यूटीज है क्या है, तो उसका पेमेंट कितना होता है ये कुछ पता नहीं था मुझे। तो मैं जब वहां पे गया और 5-6 दिन में ही एक मेरी सीनियर थी उसका यूपी में सिलेक्शन हो गया। और सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और मतलब सब उसके मिलके आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, हमारे टीचर्स कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यमो होता क्या है, तब मैंने उनसे ही पूछा कि यमो क्या है फिर ये। तब उन्होंने मुझे बताया कि यमो पीएससी लेवल में यमो होता है। और उसका स्टाइपेंड जैसे यूपी में तो ग्रुप बी की है, क्लास 2 की पोस्ट है, वहाँ पे 80,000 लगभग स्टाइपेंड था। तो उन्होंने मुझे बताया कि 80,000 मुझे पेमेंट मिलेगा। और तब मुझे लगा कि यार अच्छा है, तो अच्छी तो बात है। जैसे मैं पीजी कर रहा हूँ, मैं 3 साल के लिए कर रहा हूँ। ये तो मेरा मतलब मैं थोड़े दिन के लिए सोच रहा हूँ, 3 साल के लिए। और उसके बाद क्या, उसके बाद तो फिर से मुझे अपना क्लिनिकल सेटअप डालना पड़ेगा, या फिर कई लेक्चरशिप के लिए कुछ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो छोटी मोटी चीजें कर पाता मैं। तब मुझे ऐसा लगा कि यार ये यमो तो मतलब जैसे मुझे मेरे पहले अचीवमेंट थी कि मुझे एपीसीटी क्रैक करना है, जो कि हो गई थी। अब वही मेरी भूख और बढ़ गई जब मैंने सोचा जब मैंने देखा कि यमो का इतना अच्छा पेमेंट वगैरह होता है और परमानेंट जॉब होता है। तो ये सोच के फिर मेरे दिमाग में वही एक लालच आ गया कि यार ये एपीसीटी नहीं, मुझे यमो होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा उस टाइम। और एक नसीब भी देखो उसी टाइम ऐसा हुआ कि उसके 10-12 दिन के ही बाद हम्म। हमारे महाराष्ट्र की एडवर्टाइज आ गई कि यमो की सीट्स आ गए, कितने जो साल कि के 16 बाद साल बाद आ जाने, गई थी कितने 2008 में। हाँ 2008 में आई थी पहली। मतलब ऐसे भगवान बोल रहे थे कि तो हरिद्वार में आने के बाद बेटा ये ले, तू यहाँ पर डिजर्व नहीं करता, तू हाँ महाराष्ट्र में वापस चले जा। वही मतलब जैसे मतलब मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, सभी मतलब श्री कृष्ण हरि हाँ, आप महादेव तो का यहाँ इनका। गाना कहते तो भी थे कॉलेज में। तो ऐसा था कि मतलब मेरी मम्मी भी भगवान मतलब महादेव की बहुत पूजा करती है। तो जब मेरा हरिद्वार में भी सिलेक्शन हुआ था तब उनको भी यही लगा कि भगवान ने हरिद्वार बुलाया तुझे। भगवान ने तो यही था। भेजा वापस। हाँ तो यही हुआ। तो मेरी मम्मी को भी वही लगा। और उस टाइम मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब भगवान चाहता है कि कुछ मार्ग इसके लिए बनाए हम, तो बहुत सारे मार्ग खोल देता है, और आप हो ही जाते हो फिर उसमें। तो यही मैं बोलूंगा कि भगवान की कृपा से जब सारी चीजें आपके लिए ये हो जाती है ना, तभी वो मतलब पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है, वैसा ही ना। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जैसे मतलब यमो के पीजी के लिए गया, 5-6 दिन में किसी ने मुझे यमो के बारे में पता चला, और उसके 10-12 दिन में ही महाराष्ट्र की यमो की सीट्स आ गई। पर यमो की सीट्स मतलब यमो की सीट्स आ भी गई, तो भी उसमें एक दिक्कत थी। उसमें उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा था ना सिलेक्शन का, तो वो थोड़ा अनफेयर था। मतलब उसमें ऐसा था कि आपका यूजी का मार्क्स कंसिडर किया जाएगा, यूजी के परसेंटेज कंसिडर किया जाएंगे। मतलब फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर का जो आपका परसेंटेज है,
उसका एक एवरेज निकाला जाएगा और उसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज मुझे थोड़ी अनफेयर लगी, मुझे ही नहीं, बहुत सारे बच्चों को जो भी मतलब रिसेंटली पढ़ाई कर रहे थे उन सबको अनफेयर लगा। क्योंकि ऐसा देखो, एक ऐसा है मतलब कि किसी के मतलब जैसे तेरी बैच की है, तो तेरे बैच में एकदम पेपर इजी आ गया, तो तुम सबके परसेंटेज अच्छे रहेंगे ना उसमें। हाँ, और और होती जैसे है ना सर कि किसी एक पर्टिकुलर लड़का या लड़की होती है ना, उसे कॉलेज के इंटरनल्स में भी ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, उसे हर एक जगह हाँ, पर थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाता है। और कैसे होगा? तो हाँ, यही जो ये अभी तूने बताया, ये तो हर कॉलेज में होती ही है कि किसी एक स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, किसी एक स्टूडेंट को कम मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्राइटेरिया तो बहुत अनफेयर था ना, मतलब जैसे देखो, 16 साल के लोग जो वेट कर रहे थे, अब उनके लिए क्राइटेरिया ऐसा रख दिया जाएगा कि तुम यूजी के मार्क्स पे हम ले लेंगे, तो ये बहुत अनफेयर होगा। तो यही फिर बहुत सारे बच्चों ने ईमेल वगैरह किया कि ये क्राइटेरिया तो अच्छा नहीं है, हमारे लिए कुछ मतलब एग्जाम कंडक्ट करो। तो इतने सारे ईमेल्स जाने के बाद उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करने का सोचा। तो मैंने जब 15 फेब तक कुछ हमारा फॉर्म भरने का डेट था, तो जैसे मतलब 15 जनवरी को कुछ तो उसका रिक्रूटमेंट आ गया था, एडवर्टाइज आ गई थी येमो की, और 15 फेब तक उन्होंने फॉर्म भरने का डेट दिया था। और मैंने 13 फेब तक ये किया कि मैं फॉर्म भरूं कि नहीं, क्योंकि एक तो यूजी का उन्होंने क्राइटेरिया कंसिडर किया। तो मेरा मन तो था नहीं कि मैं एग्जाम में, मतलब मुझे लगा 1,000 फी क्यों देनी है इनको, फिर जब मेरा होगा ही नहीं तो मैं क्यों दूं। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे मेरे बैच में ही मैं 10 में नहीं हूँ यूजी में, अगर परसेंटेज यूजी का काउंट किया जाए। तो फिर तो फिर मेरे लिए क्या ही होगा इसमें। तो यही सोच के मैं इतने दिन मतलब फॉर्म ही नहीं भरा मैंने। तो 13 फेब तक मैंने लगभग फॉर्म ही नहीं भरा। फिर ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त ने मुझे बोला कि यार भर दे फॉर्म, कि चलो देखते हैं आगे जो होगा। आप मतलब फॉर्म तो भरना चाहिए एटलीस्ट। और 62,000 तुझे स्टाइपेंड है, तो क्या ही 1,000 से क्या ही होगा। तो ये सोच के मैंने भी, चलो मैंने बोला कि चलो भर देते हैं। तो मैंने फॉर्म तो भर दिया। पर फॉर्म भरने के टाइम मैंने एक गलती की, मैं जो आगे बताऊंगा, बस मुझे याद याद दिला देना। तो एक एक गलती की थी मैंने उस टाइम, मैं आगे बताऊंगा, वो थोड़े इंटरेस्टिंग आगे लगेगी। तो फॉर्म तो भर दिया। फिर फॉर्म भरने के बाद मुझे याद है कि मार्च में, मतलब मार्च के एंडिंग में, फिर उनका एक और एडवर्टाइज आया कि अब हम जो क्राइटेरिया पहले रखा था वो बदल के हम एग्जाम का क्राइटेरिया रखेंगे। और तब मेरे अंदर एक होप आई कि यार अच्छा हुआ मैंने फॉर्म भी भर दिया, और अब मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। क्योंकि यूजी का तो अनफेयर था, जो मेरे हाथ में था ही नहीं, मेरे हाथ में था बस मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। तो जब उन्होंने एडवर्टाइज निकाला, तो मेरे अंदर एक खुशी आ गई कि यार चलो अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करने का सोचा। फिर मैंने 3-4 दिन फिर से पढ़ाई स्टार्ट की। पर उन्होंने कोई डेट वगैरह फिक्स नहीं किया था एग्जाम का, कि इस टाइम हम आपका एग्जाम होगा, ऐसा ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। ना सिलेबस फिक्स था, ना एग्जाम का डेट फिक्स था, कुछ भी फिक्स नहीं था। तो यही समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ, क्योंकि सिलेबस भी पता नहीं था। पर बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे थे कि सिलेबस कुछ भी हो, आयुर्वेद तो है ही, मैक्सिमम मतलब एटलीस्ट 50% आयुर्वेद होगा। तो मैंने सोचा कि यार चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने जो अजीत पाटिल सर की जो रैंडम नोट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स, मिक्सड नोट्स थे, मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया। पर वो भी मैं ज्यादा दिन तक पढ़ नहीं पाया। मतलब 10 10 दिन पढ़ा मैंने। फिर उसके बाद मैंने मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एग्जाम कब होगी, क्या होगी, तो कितने दिन मैं पढ़ाई करूंगा। और वो था मतलब पीजी फर्स्ट ईयर में मुझे एंजॉय करना था ज्यादा। तो फिर मैंने उसके बारे में भी ज्यादा नहीं सोचा। फिर ऐसा होते होते जून जुलाई आ गया। जुलाई जून में मेरे 10 दिन की वेकेशंस थी हरिद्वार की। तो मैं वेकेशंस के लिए घर आ गया। तो फिर तब तक मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया। फिर वैकेशन के बाद जब मैं चला गया, तब हरियाणा का एमओ का एग्जाम आया। तो मतलब देखो, एमओ का एग्जाम उसी टाइम आ रहे थे ये सब। तो हरियाणा का भी एमओ आ गया। फिर एक मेरी सीनियर थी, तो उसने मुझे बोला कि तुझे हरियाणा की एमओ के लिए ट्राई करना चाहिए, जो कि हरियाणा की खुद थी। तो मैंने सोचा यार कि चलो यार, हरियाणा का तो सोच लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में तो बहुत कंपटीशन रहेगा, उसमें मेरे चांसेस, अगर मैं पढ़ भी लूँ तो भी मेरे चांसेस कम है। क्योंकि 17 बैच 2017 बैच जो थी, वो अभी रिसेंटली पढ़ाई कर रही थी। तो उनके चांसेस ज्यादा है ना, 2017 और 18 बैच के, उनके चांसेस ज्यादा थे मेरे से, क्योंकि वो तो अभी पढ़ाई कर रहे थे एआईपीसीटी की। और मेरा पढ़ाई करके एक लगभग 6-7 महीने, एक साल, जुलाई में एग्जाम हुई थी और दूसरा जुलाई आ गया था, तो एक साल मेरा गैप हुआ था।
तो मैंने ये छोड़ दिया, मुझे लगा कि अब मैं हरियाणा के लिए ट्राई करूंगा, क्योंकि हरियाणा में उस टाइम 800 सीट्स आई थी और महाराष्ट्र में आई थी 283 सीट्स। तो देखो, एक पॉपुलेशन की नजरिए से देखा जाए तो महाराष्ट्र में 283 सीट्स मतलब हमने मतलब मुझे पता चला बाद में कि 25,000 कुछ फॉर्म्स आए थे महाराष्ट्र में 283 सीट्स के लिए। तो हर एक सीट के लिए 81 लोग थे, इतना कॉम्पिटिशन था। और हरियाणा में था कि 800 सीट्स थी और फॉर्म कम ही थे। तो मुझे लगा कि हरियाणा में मेरे चांसेस ज्यादा होंगे, तो मैं हरियाणा की नजर से पढ़ रहा था कि मुझे हरियाणा में हो जाएगा मेरा। तो मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया फिर भी, और फिर उसमें भी मैंने बंद किया एग्जाम, मतलब पढ़ाई करना फिर से बंद कर दिया। और जैसे अब हरियाणा की एग्जाम नजदीक आ रही थी, जो हमारी 5 सितंबर को एग्जाम थी, उसके तो कुछ ही दिन बाद हरियाणा की एग्जाम थी। तो मैं हरियाणा के लिए पढ़ रहा था। तो मेरी एक जो सीनियर थी उसने मुझे बोला कि ऋषि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ले, फिर भी अब डेट आ जाएगी। तो मैं ये सोच के चल रहा था कि हमारी डेट दिसंबर में आएगी, 2024 दिसंबर में आ जाएगी, या फिर 2025 की जनवरी में आ जाएगी एग्जाम की डेट। पर ये इतना हुआ कि 15 अगस्त को उन्होंने डेट डिक्लेयर किया कि 5 सितंबर को आपकी एग्जाम होगी। मतलब 20 दिन बचे थे बस, और तब तक मैं कुछ पढ़ नहीं रहा था। अब ये था कि 20 दिन में क्या पढूं, जब अब तक कुछ नहीं किया तो 20 दिन में क्या पढूं। तो फिर मेरा इंटरेस्ट वहां पे भी चला गया, और फिर मेरे ऐसे ही 10-12 दिन और ऐसे ही चले गए। और हरियाणा की भी एग्जाम नजदीक आ रही थी। तो उस सीनियर ने मुझे कहा कि पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले, फायदा होगा तेरा। और ये तो पता था मुझे कि मैं आयुर्वेद तो कुछ अच्छा कर लूंगा आयुर्वेद में। आयुर्वेद जो 60% आयुर्वेद था, और 20% नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स थे, और 20% का जनरल नॉलेज था। तो मुझे ऐसा लगा कि आयुर्वेद तो मेरा अच्छा है, तो मैं वो तो कर लेता हूँ एटलीस्ट। बाकी तो अब मेरे हाथ में नहीं था। तो मैंने आयुर्वेद का थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया, जो कि मेरा उस पर कमांड भी अच्छा था। तो वो अच्छा किया। और फिर मुझे याद है कि जब 5 सितंबर था, तो मैं एग्जाम के लिए आने का नहीं सोच रहा था, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं किया, तो मैं एग्जाम के लिए आना ही नहीं चाहता था। क्योंकि हरिद्वार से एग्जाम के लिए कौन आएगा, जिस एग्जाम में मेरे चांसेस भी कम है। तो फिर यही सोचा मैंने, मतलब 1 सितंबर तक भी मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर रेलवे का टिकट भी मिल नहीं रहा था मुझे। और फिर मेरे लिए एक बहाना मिल गया कि अब नहीं जाऊंगा मैं, रेलवे का टिकट भी नहीं मिल रहा है, मैं एग्जाम कैंसिल कर देता हूँ। फिर मेरे वही सीनियर्स ने मुझे बताया कि तू फ्लाइट करके चला जा, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा तुझे ट्राई। तो मुझे लगा कि यार चलो छोड़ो, एक ट्राई कर ही लेते हैं। तो फिर मैंने 4 सितंबर को मैं आ गया महाराष्ट्र में। और उसी दिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब पहले फ्लाइट में जाता था तो एंजॉय करता था। पर इस बार मैंने एंजॉय नहीं किया, मैंने बस बुक हाथ में लिया कि अब मुझे करना है, कि एक दिन ही है मेरे पास, जो जितना हो सके उतना कर लेता हूँ मैं। तो उसमें भी मैंने पढ़ाई की। फिर मैं घर पे आ गया, घर पे भी पूरा दिन भर पढ़ाई की। और फिर उसी रात, मतलब एग्जाम 5 सितंबर को थी, और 4 सितंबर को रात में मैंने मेरे दोस्त को बोला कि यार नेशनल हेल्थ प्रोग्राम तक मुझे कुछ पीडीएफ वगैरह दे दे। तो उसने मुझे 3-4 पीडीएफ सेंड कर दी। तो वो मैं बता रहा हूँ, इसी एक पीडीएफ में से 6 क्वेश्चन आ गए। 20 20 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन एक पीडीएफ से आए थे, 5 पेज की पीडीएफ थी। तो अरे इतना, मतलब मेरा एक लक भी अच्छा था कि वो भी आ गए। मतलब मैं भी इतना देख रहा हूँ ना, इतना मैंने सुना ना, हर एक चीज आपको रोक सकती थी, हर एक चीज, ठीक है, जो कि हाँ वही। आपको रोक सकती थी, आप खुद को रोक सकते थे। बट चाहे वो हाँ सीनियर हाँ के फॉर्म में हो, या आपने फॉर्म फिल किया, या फ्लाइट पकड़ के आ गए, एक दिन में पढ़ाई की, हाँ एक दिन में वो वही पीडीएफ उठाया जिससे 6 क्वेश्चंस आए। मतलब एक वही। थोड़ा सा थोड़ा सा लक फैक्टर भी है, बट उसके पीछे आपकी मेहनत भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैंने सच में यूजी हम्म। लाइफ में देखा है आपको हर एक चीज करते हुए। लाइक हमारे कॉलेज में जो हाँ कल्चर है वो बस, एक बार ऐसा होता है ना कि कई लोग सिर्फ पार्टी करते, सिर्फ घूमते फिरते ऐसा करते हैं, या कई लोग हाँ हाँ पढ़ाई करते हैं, बीच वाला कोई है ही नहीं है। तो बेसिकली अभी तक हमने देख लिया कि आपने एग्जामिनेशन तक पहुंच गए, आपने एग्जाम दे दी। अभी बता दो कि एग्जाम कैसे दी, एग्जाम दिन पर क्या हुआ, क्वेश्चंस वगैरह, फिर बाद में रिजल्ट, देन जो भी कुछ हो अभी बता दो, कंटिन्यू कर दो प्लीज। हाँ। तो यही एक चीज है जो अभी तूने बताया कि एग्जाम के दिन क्या हुआ। तो एग्जाम के दिन जो होता है वही बहुत माइंडसेट, जिस एग्जाम में जब जाते हो ना, तो वो माइंडसेट ही आपको बहुत ज्यादा मदद करता है उस एग्जाम के दौरान भी, और आपके रिजल्ट पे भी उसका बहुत असर होता है। तो यही हुआ मेरे साथ भी एआईपीजीटी के एग्जाम में भी, और सेम हुआ यमो के एग्जाम में भी। जैसे मतलब एआईपीजीटी एग्जाम में भी मेरे साथ ये हुआ था कि मतलब उसके 10-15 दिन में थोड़ा डिप्रेस था एआईपीजीटी के टाइम भी।
तब मुझे अजय पाटिल सर ने बताया था कि एग्जाम के दिन तेरा माइंडसेट कैसा रहता है उस पर डिपेंड होगा कि तेरा मार्क्स कैसा आएगा। वही हुआ, जो मेरा एग्जाम के दिन मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा रहा था उस दिन, मेरा एआईपीसी डिक्लेयर हुआ। और यमो के साथ भी वही हुआ। जैसे मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि आयुर्वेद तो मेरा अच्छा है, और मैंने 5-6 पीडीएफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के भी पढ़े हैं। मुझे ये तो पता था कि जनरल नॉलेज जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो क्या क्वेश्चंस आएंगे वो मुझे कुछ नहीं पता। अब मैंने जितना हो सका मैंने तो कोशिश की अपनी। तो फिर जब एग्जाम के दिन मैं बहुत क्लियर माइंडसेट से था। ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी मुझे, क्योंकि एक होता है ना, प्लान बी था मेरे पास। प्लान बी ये था कि मैं पीजी कर रहा हूँ। अब पीजी तो है मेरे पास। अब ये है कि अगर यमो का ना भी वर्क कर पाए तो भी मैं पीजी तो कर ही रहा हूँ। और अगर नहीं कुछ होगा तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं पीजी करूंगा, उसके बाद कुछ लेक्चरशिप वगैरह करूंगा। तो अच्छे तो ऑप्शंस तो थे मेरे पास। तो इसी वजह से मेरा माइंड सेट बहुत क्लियर था उस दिन कि जो होगा देखा जाएगा। और मेरा अच्छा था। तो जैसे मैं एग्जाम में गया, तो आयुर्वेद के तो मतलब एग्जाम बहुत ही ईजी आया। जब से मैंने आयुर्वेद स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार इतना इजी कौन निकालता है पेपर। जैसे मतलब 1 साल हो गया था मेरा पढ़ाई करके छूट गया था, फिर भी मुझे इतना इजी लग रहा था कि यार मुझे लगा कि बहुत ही इजी चल रहा है। और उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये इजी बस मुझे ही जा रहा है, ऐसा मुझे लगा था। तो इसकी वजह से भी मेरा माइंडसेट और अच्छा हो गया, यार मुझे इजी जा रहा है एग्जाम। तो फिर जब जैसे मेरे आयुर्वेद का सेक्शन खत्म हुआ, 60 मार्क्स का आयुर्वेद था, तो वो खत्म हुआ। फिर 20 मार्क्स का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आए। तो उसमें से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने कल रात ही पढ़े थे, और नए क्वेश्चंस थे। 6 क्वेश्चंस आ गए। और उसमें भी ऐसे मतलब 20 क्वेश्चन में से भी 10 ही क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो मुझे बहुत अच्छे से आता थे। जैसे मैं किसी भी का मतलब प्रोग्राम का इश्यूशन, कि कब स्टार्ट हुआ, कब इरेडिकेट हुआ, ये जो थे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के, वो मुझे अच्छे से आते थे। मैंने उसकी भी काफी सारे ट्रिक्स निकाली थी, तो मुझे आते थे। तो जैसे ही मुझे याद है, एक अंधत्व प्रोग्राम शायद था, तो उसका भी मुझे 1976 ऐसा कुछ है, तो वो भी मुझे याद था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे आती थी। तो फिर मेरा और अच्छा लगा कि यार, जो एक तो चीजें मुझे कुछ चीजें मुझे आती है, कुछ चीजें मैंने कल रात ही पढ़ी है, तो इतना हो गया। फिर जनरल नॉलेज का आ गया। जनरल नॉलेज में मुझे नहीं पता था कि मैंने फिर मतलब हर हर क्वेश्चन में मुझे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन चल रहा था मेरा। मतलब ऐसा सोच के चलो कि 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आते थे। 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हर 2 ऑप्शंस में मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 2 ऑप्शंस तो मैं निकाल सकता था, उसमें से इलिमिनेट कर देता था, पर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन रहता था। और यही होता है एक्चुअली। मैं जब बताना चाहूंगा कि ये एपीसीटी हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपको 2 ऑप्शंस इलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी। 2 ऑप्शंस आप ऐसे ही इलिमिनेट कर सकते हो। बस जो बचे हुए 2 ऑप्शंस होते हैं ना, उसी में आपका पूरा मतलब फोकस होना चाहिए कि उसी में आपका सारा रिजल्ट ये होता है। तो फिर मेरा ऐसा था कि वही 2 ऑप्शंस हर मुझे परेशान कर रहे थे कि यार क्या करूँ क्या करूँ। तो ऐसे 10 ऑप्शंस मैंने ऐसे रखे थे, 10 क्वेश्चंस, कि मैं उसको बाद में देख लूंगा। और फिर उसमें से 5 क्वेश्चंस जो मुझे आते थे मैंने सॉल्व कर दिए। फिर जब मैं एग्जाम का फिर से एक बार रिवीजन कर रहा था कि मतलब क्या क्या क्वेश्चन छूटे क्या नहीं, तो जब उस टाइम मैंने देखा, तो उसमें मुझे कुछ और चीजें क्लियर हो गई। तो फिर मैंने उसमें मतलब जैसे मैंने बताया कि 2 ऑप्शंस में मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, तो उसमें फिर से 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि मुझे अब एक ऑप्शन मुझे बेटर लग रहा था, और बेटर लग रहा था। तो फिर मैंने उसको क्लिक कर दिया। और बचे बचे हुए जो भी क्वेश्चन थे, उसमें से फिर मैं सोचा कि यार मेरी किस्मत अच्छी होगी तो अच्छा होगा, या तो फिर वो जो होना है वही होगा। क्या ही कर सकते हैं। तो फिर हाँ, क्या ही कर सकते हैं हम इसमें, मतलब वो मेरे हाथ में नहीं था। तो फिर मैंने जो 50-50% मुझे लग रहे थे, उसमें से भी मुझे जो ऐसा लग रहा था कि ये 51% हो सकता है, ये 49% हो सकता है, तो मैंने 51% कंसिडर करके उसको क्लिक कर दिया। और मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो थोड़ा बहुत लक का साथ होना चाहिए था उस दिन मेरे साथ था। तो मैंने अच्छी चीजें क्लिक करी। और तब भी मुझे ऐसा था कि मेरा एग्जाम तो बढ़िया गया। जब तक एग्जाम खत्म नहीं हुआ तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि एग्जाम बस मुझे ही अच्छा गया। और जैसे मैं एग्जाम खत्म करके बाहर चला गया, तो सारे लोग यही चर्चा कर रहे थे कि बहुत ही इजी एग्जाम था, बहुत ही इजी एग्जाम था। तो फिर से मुझे ऐसा लगा कि यार सबको इजी गया, मतलब कंपटीशन वैसे ही का वैसे ही रहने वाला है, मेरे लिए कुछ खास नहीं गया फिर एग्जाम। और फिर मेरे एक दोस्त का भी कॉल आया, उसने भी मुझे बताया कि बहुत ही इजी गया। तब मैंने फिर से उम्मीदें छोड़ दी कि यार अब कुछ नहीं होगा, सबको इजी गया तो मेरा क्या ही है उसमें। तो जब फिर मैंने उसके बारे में, यमो के बारे में सोचना बंद किया, मैं हरिद्वार चला गया।
हरिद्वार में फिर से जाके अपना रूटीन फॉलो किया। मतलब वही वहां पे जाके हरिद्वार में मैं बहुत खुश था। वैसे मैं बताना चाहूंगा, हरिद्वार में मैं जरा जो चल रहा था ना, मैं बस एंजॉय कर रहा था वहां पे। घूम रहा था, यहाँ घूम रहा था, वहां घूम रहा था। कभी मसूरी जाओ, कभी वह देहरादून जाओ, ऐसे चल रहा था, मेरा घूमना ही था। तो फिर से मैं जाके फिर से घूमने लगा। कभी देहरादून, कभी मसूरी चलो, कभी वहां चलो, कभी दिल्ली जाओ, ऐसा चलता रहा था मेरा। फिर एक दोस्त ने मुझे कॉल किया बीच में ही, जब मुझे याद है 5 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। तो उसने उसने मुझे 5-6 दिन पहले कॉल किया, ऐसे ही कॉल किया, और मुझे बताया कि तूने एमओ के मार्क्स काउंट किए क्या। तो मैंने बोला नहीं यार, मैंने मार्क्स काउंट नहीं किए कुछ। तो उसने बोला कि मुझे 130 आ रहे हैं, 200, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स थे ना। तो उसने मुझे बोला कि मुझे 130 आ रहे हैं। तो मैंने बोला यार अच्छी बात है, तो 130 मतलब अच्छी ही बात है, फिर तेरा हो जाएगा वैसे। तो उसने बोला नहीं यार, नहीं हो पाएगा मेरा। तो फिर मुझे बोला उसने कि तू काउंट कर ले अपने। और फिर उसने मुझे एक जो आंसर शीट थी, जो ऐसी बनाई बनाई थी, वो मुझे भेज दी उसने कि इससे रिलेटेड करके तेरा आंसर देख के तू अपना काउंट कर सकता है। और जब मैंने वहां काउंट किया, तब मुझे लग रहा था कि 144 मार्क्स आ रहे थे मुझे। क्योंकि तब भी मेरे ऐसे क्वेश्चंस थे कि जो 10-12 क्वेश्चंस थे, मुझे उसका पता नहीं था कि मैंने क्या क्लिक किया है। तो मुझे जितना पता था उसमें से मुझे 144 मार्क्स आ रहे थे। तब मेरी एक उम्मीद और आ गई यार कि 140 मार्क्स आ गए तो मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इस हिसाब से मुझे। तब मुझे ऐसा लगा कि यार अगर ये 10-12 जो क्वेश्चन है वो अगर अच्छे मेरे क्लिक हुए होंगे ना, तो फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर भी मैंने ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई थी। मेरी एक सीनियर थी जो थोड़ा अंकशास्त्र जानती थी। तो मुझे हर बार मुझे बोलती थी कि तेरा अंकशास्त्र बहुत अच्छा है, और तेरा होना ही वाला है, तेरा होने ही वाला है फिक्स। मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं 1% का भी कॉन्फिडेंस पे नहीं चल रहा था, और वो मुझे बता रही थी कि तेरा 100% हो जाएगा। और जैसे मतलब 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, मैं उस दिन की एक स्टोरी बताऊंगा। जैसे 5 अक्टूबर को मैंने नया मोबाइल खरीदा था, ये यही जो अभी चल रहा है। तो मेरा जो पुराना मोबाइल था वो अभी भी अच्छा चल रहा था। तो फिर भी ऐसा था कि बिग बिलियन सेल चल रहा था, तो मुझे लगा कि यार चलो एक नया मोबाइल खरीदते हैं। तो 5 अक्टूबर को मैंने सुबह सुबह 40,000 का मोबाइल था, तो मैंने खरीद दिया। और उसी थोड़ा टेंशन आ गया था कि यार, मतलब खरीदने के बाद मुझे टेंशन आ रहा था बाद में कि यार एक अच्छा मोबाइल होने के बावजूद मैंने एक 40,000 का मोबाइल क्यों लिया। तो यही दिन भर मेरा ऐसा था कि यार मैंने मोबाइल लेके गलती की गया, ऐसा ऐसा। तो फिर मैं टेंशन में था। पर मेरा मोबाइल भी मुझे शुभ था इस हिसाब से बोला जाए तो, क्योंकि उसी दिन फिर मेरे एक सीनियर का कॉल आया मुझे। लगभग 5-6 बजे थे। तो उसने मुझे कॉल करके, बस उसने कॉल करके बस इतना ही बोला कि यार ऋषा, तेरा नाम दिख रहा है मुझे इसमें मेडिकल ऑफिसर की लिस्ट में। और मेरी धड़कन, मैं बता रहा हूँ, मतलब उस टाइम का मैं अभी भी याद है मुझे कि इतनी धड़कन तेज हो गई कि ये क्या बोल गया, मतलब मैंने बोला सर क्या हुआ बता तो आप। तो बोल रहा है कि तेरा नाम दिख गया है मुझे मेडिकल ऑफिसर की लिस्ट में। और फिर मेरा मतलब हाथ भी मेरा ऐसा ट्रिमर सा आ रहे थे हाथ में कि क्या हुआ, मतलब हो गया क्या सच में। तो उसके बाद मैंने जैसे ये मो रिक्रूटमेंट में जाके देखा पोर्टल पे, और मेरा नाम सच में दिख रहा था उसमें। और मेरी धड़कन और तेज हो गई कि यार ये है क्या, सच में है क्या। तो मेरा एक गौरव नाम का दोस्त था। तो उसको मैंने बोला यार कि गौरव एक बार तू देख ले यार कि मेरा नाम सच में इसी लिस्ट में है और मैं सेलेक्ट हो गया क्या। तो उसने भी देख लिया उसके मोबाइल पे। वो बोल रहा है यार हाँ यार तेरा सच में हो गया है सिलेक्शन। और फिर भी मुझे इतना नहीं लग रहा था कि हो गया। पर मेरे 2-3 दोस्तों का कॉल आया कि तेरा नाम आ गया, तेरा नाम आ गया। और तब मुझे ऐसा धीरे धीरे लगने लगा कि यार सच में मेरा एमओ में हो गया है। और मुझे कंफर्म तब हुआ जब उनका ईमेल आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड फॉर एमओ रिक्रूटमेंट एग्जाम हेल्ड ऑन 5 सितंबर, मतलब ऐसा आ गया 5 सितंबर को। तब मुझे ऐसा लगा कि यार हो गया। और तब तक मैंने घर पे भी फोन नहीं किया। मैंने मेरे दोस्तों को भी फोन करके नहीं बताया कि मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब अगर नहीं हुआ होगा तो क्या करूं। तो मैंने फिर मेरे घर पे फोन किया, मैंने बोला कि ऐसा सब हुआ है। मेरे घर वालों को भी तब ऐसा लगा था कि यार ये क्या एमओ वगैरह, उनको पता नहीं था कुछ। तो घर वाले भी बोल रहे थे नहीं नहीं, अपना जो हरिद्वार का चल रहा है वही चलने दे, वही अच्छा है, कुछ और मत करना। तो ये सब हो रहा था मेरा। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को भी कॉल करके बताया कि यार मेरा हो गया। उनको भी मतलब अजीब लगा कि यार इसने तो ज्यादा कुछ पढ़ाई की भी नहीं, फिर भी उसका हो गया, तो उनको भी अच्छा लगा। और ऐसा था ना कि क्लास 1 की पोस्ट थी महाराष्ट्र की। तो फिर कॉलेज में भी सबको पता चला गया कि मेरा हो गया है। तो मेरे बैचमेट्स वगैरह, मेरे दोस्त खुश थे, बहुत खुश थे। और फिर दोस्तों के कॉल वगैरह आने लगे। तो मैं बता रहा हूँ कि वो 2 दिन मुझे सबके बस कॉल ही आते रहे। 5 तारीख, 6 तारीख, बस कॉल आते रहे। और उस टाइम में बहुत खुश था। मैंने ये देखा भी नहीं कि मेरी पोस्टिंग कहाँ हो गई थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी पोस्टिंग कहाँ हुई थी। उसी दिन पोस्टिंग भी आ गई थी ना। और मैंने जब देखा
तो पोस्टिंग आ गई थी गढ़चिरौली में। तो जैसे मेरा दोस्त गौरव वो चंद्रपुर का था ना, तो उसको तो पता था गढ़चिरौली का। मुझे भी ऊपर ऊपर से तो पता था कि नक्सलाइट एरिया वगैरह है। पर जब उसने देखा कि भामरागढ़ में मेरी पोस्टिंग हो गई, तो उसने मुझे बोला कि यार भाई तू ऐसे मतलब गढ़चिरौली की भी ऐसी जगह गया वहां पे नक्सलाइट का ज्यादा प्रभाव है। तो मेरा दिमाग से फिर से मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया। तो हाँ, मैंने जब बताया था ना तुझे कि मैंने एक गलती की थी फॉर्म भरते टाइम, जो मुझे याद दिलाना था, तो ये गलती मैं अभी बताऊंगा। तो जो मेरी गढ़चिरौली में पोस्टिंग हुई, ये उस वजह से हुई। ये भी मुझे बाद में पता चला कि मेरी पोस्टिंग वहां क्यों हो गई। क्योंकि जब एग्जाम फॉर्म भरना था तब हमारे पास 150 ऑप्शन थे, 150 या 200 कुछ ऑप्शन थे, जो आपको प्रेफरेंस फॉर्म भर के करने चाहिए थे। और मैंने फिर प्रेफरेंस भरते टाइम मैंने एक ही ऑप्शन सेलेक्ट किया और फॉर्म सबमिट किया। जब मैंने बताया था ना कि फॉर्म भरते टाइम मैं नर्वस था कि एक क्राइटेरिया बहुत अच्छा नहीं था उनका यूजी वाला। तो उस टाइम मैंने एक ही ऑप्शन भरा और मैंने सबमिट कर दिया। मतलब मुझे लगा रहा था कि होना ही नहीं है आप ये सिलेक्शन, तो क्या ही करूंगा मैं। तो फिर मैंने एक ऑप्शन भरा और सबमिट कर दिया। और जो ऑप्शंस मैंने भरा था वो ऑप्शंस वैकेंसी है ही नहीं थी उसमें। मतलब वो ऑलरेडी फिल हुआ था, पहले ही किसी ने उसका ये कर दिया था। तो वो मेरे लिए ऑप्शन बचा ही नहीं था वो। तो अब मुझे जब मुझे बाद में पता चला कि यार मुझे 152 मार्क्स थे, 152 मार्क्स होके भी मुझे अच्छा नहीं मिला। और मेरे एक दोस्त को है जो मेरे कास्ट का है, मराठाई कास्ट का है, उसको 150 मार्क्स होके भी उसका उसके गांव के नजदीक ही हो गया सिलेक्शन। और मैंने बोला यार कि तेरा कैसे हो गया, तेरे गांव के नजदीक, गांव के नजदीक छोड़, मतलब तेरा अच्छे एरिया में तो हो गया, मेरा इतने डीप कैसे गया। तब उसने मुझे बताया था तूने ऑप्शंस कितने भरे थे, मैंने बताया कि मैंने एक ही ऑप्शन भरा था। तो फिर बोल रहा है कि तेरा एक ही ऑप्शन भरा है जो कि खाली नहीं था, तो तुझे ऑप्शंस कौन सा देंगे वो, वही देंगे ना जो सबसे, जो लोग सबसे लास्ट में डालते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ। ये जो भामरागढ़ पोस्टिंग है वो लोग सबके मतलब लास्ट में डालते हैं सब, एक आखिरी ऑप्शन था होता है उनका। तो वो मुझे मिल गया। तब मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि यार फॉर्म भरते टाइम मैंने थोड़ी गलती तो की। मतलब कुछ दिनों के बाद अगर आपका कॉल नहीं लगे तो उसमें कुछ ताज्जुब की बात नहीं हाँ है। हाँ, कंसिडर कर सकते हो वैसे, कर सकते हो वैसे कंसिडर। वही बात है। नहीं, पर मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ आया तो वही मेरा जो सोचने का था कि यहाँ पे नक्सलाइट एरिया का प्रभाव है। तो यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं है। जैसे मैंने यहाँ आया, जैसे मैंने देखा पुलिस स्टेशन वगैरह है, सब है, तब मुझे पता चला कि नक्सलाइट कुछ है ही नहीं, अब यहाँ पे बचा ही नहीं है कुछ, सब मतलब खत्म हो गया है। जो भी बचा है वो छत्तीसगढ़ के उधर है, मैं छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे हूँ वैसे, पर वो उसी साइड में है। इस साइड में तो कुछ है ही नहीं। और जो भी नक्सलाइट थे, मुझे यहाँ आने के बाद सबने यही बताया कि नक्सलाइट जब थे भी ना, तब भी वो हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को कुछ नहीं करते थे। वो हेल्थ डिपार्टमेंट वालों की एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते थे उनको। उनको बस ज्यादा मतलब कोई किसी को कोई टारगेट नहीं करेगा, कुछ नहीं, ऐसा था हाँ, उनका। एक्चुअली हमने तो यहाँ मूवीज आने के में बाद देखा है मल्टीपल टाइम्स कि वो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनसे इलाज भी करवा हम्म, लेते हैं। ठीक है, मतलब है तो बहुत डेंजरस, बट हाँ ठीक है, वो भी एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं कि यहाँ पर आके हमें सर्व कर रहे हैं ऐसे करके। हाँ वही, क्योंकि हम्म। अब उनको पता है कि अब हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के मैंने मतलब किसी का भी हमने कुछ बिगाड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट का, तो फिर जैसे समझ लो कि किसी डॉक्टर को उन्होंने टॉर्चर किया, तो कोई और डॉक्टर आना नहीं चाहेगा ना यहाँ पे। और उसकी वजह से नुकसान किसका होगा, जो सामान्य नागरिक है उनका नुकसान होगा ना। तो यही फिर इसलिए मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई उसका धोखा है भी नहीं। जैसे मतलब पहले था भी उनका जो डेंजरस यहाँ पे, तब भी हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को कुछ डेंजर नहीं था। तब मुझे आने के बाद और लगा कि यार चलो छोड़ो, यही मिल गए तो यही, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे मेरा 5 अक्टूबर को हो गया, 2 दिन तो मेरे बहुत खुशी में चले गए। फिर 2 दिन मेरे इस दुख में चले गए कि मेरा गढ़चिरौली में सिलेक्शन हुआ। तब मेरा दिमाग यही सोचने लगा था कि यार गढ़चिरौली में कैसा होगा, क्या होगा। और फिर एट द लास्ट मैंने ये सोच लिया कि अब जो होगा सो होगा। मैंने मतलब मैं ये सोच रहा था कि भगवान ने मुझे इतना सारा दिया है, अब मुझे एक मैं इसी पे क्यों सोचूं कि मुझे यहाँ क्यों पोस्टिंग दी, इतना सब तो दे दिया ना। तो फिर एक ही मतलब वही बोलते हैं ना कि जो प्राप्त है पर्याप्त है। अगर ये सोच के चलो तो आधी मतलब जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। मतलब तब ऐसा मैंने यही होता सोचा। है कि फ्यूचर में जाके पोस्टिंग चेंज हो जाए। हाँ हाँ, होता है ना। मतलब जैसे मैं यहाँ पे 2 साल मेरा प्रोबेशन पीरियड चलता है, प्रोबेशन पीरियड। तो अगर वो 2 साल का पीरियड मैंने निकाल दिया, तो मुझे मेरी चॉइस चॉइस वाली मतलब पीएससी मिल सकती है, मैं मेरे गाँव की तरफ ट्रांसफर कर लूंगा। पर यहाँ आने के बाद मेरा थोड़ा मूड ऐसा है कि अब 3 साल निकाल देता हूँ, 2 साल नहीं 3 साल निकाल लूंगा। हाँ, मतलब ऐसा होता क्योंकि है ना तीन कि साल निक... वो छूट कर जाता है। और वहां के लोगों को भी हाँ तो करना है ना। खैर हमारा वही भारत, ना, हमारा महाराष्ट्र है, कुछ भी हो, ठीक है, तो वही। तो है ही जैसे हमें। मतलब
यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार इतने मतलब बहुत ही गरीबी है यहाँ पे। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि यार सच में इनको जरूरत है, हमारी जरूरत इनको ही ज्यादा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमारा जो डेवलप्ड एरिया होता है वहाँ पे तुम देखोगे तो पीएससी में ज्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ मतलब क्योंकि प्राइवेट ऑप्शन होता है उनके पास, कोई प्राइवेट ओपीडी में चले जाते हैं। जहां मैं आया तब मुझे पता चला कि इस पूरे एरिया में प्राइवेट ओपीडी है ही नहीं। मतलब जो मैं भामरागढ़ तालुका में हूँ, प्राइवेट ओपीडी है ही नहीं, एक भी नहीं। तो इनका जो सब निर्भर होता है वो गवर्नमेंट पे ही होता है, सब गवर्नमेंट पीएससी ही हैंडल करती है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे मतलब भगवान ने अगर मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं भी कुछ देना चाहूंगा। मतलब भगवान के लोग होते हैं ना ये सब, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी इनकी सेवा करूं थोड़ी बहुत। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि यार शायद हो सकता है भगवान ने मुझे इसीलिए यहाँ पे पोस्टिंग दी हो कि मैं यहाँ पे अच्छी सर्व करूँ। तो ये हुआ। फिर मेरा मतलब 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, मतलब 7 अक्टूबर तक मेरा ऐसा चला। और तुझे बताऊं उस टाइम उन्होंने बस ऐसा किया, 7 अक्टूबर को उन्होंने बताया ईमेल भेज के कि 9 और 10 अक्टूबर को आपकी election होगा, आपको वहां पे आना पड़ेगा। अब तू देख ले, 7 अक्टूबर के बाद बस एक दिन बचा था मेरे, आज डॉक्यूमेंट पहुंचना भी था हरिद्वार से। तब ऐसा, तब मैं बोल रहा हूँ ना कि जब जिंदगी अच्छी चल रही होती है तो कोई एक विलन एंट्री मारता है। मेरी जिंदगी में भी एक दो हीरो ने और एक दो विलन ने एंट्री मारी। और मैं पहले अपने हीरोज के नाम बता, एक मेरे गाइड थे डॉक्टर प्रधान सर, डॉक्टर शैलेंद्र प्रधान नाम था उनका। बहुत अच्छे गाइड थे उन्होंने, मतलब मैं अभी भी बोलूंगा कि वो मेरे बस पीजी के गाइड नहीं थे, वो मेरे लाइफ के गाइड थे। उन्होंने मैं मतलब उन्होंने इतना मुझे उस टाइम हेल्प किया ना कि मतलब उन्हें मतलब मुझे बताया कि तेरा ये मुझे हो गया वो बहुत अच्छा हुआ है, तुझे वो करना ही चाहिए। और फिर उन्होंने मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट निकालने में भी मेरी हेल्प की। और एक दोस्त थी मेरी श्रुति नाम से, उसने भी मुझे बहुत सारी हेल्प की। मतलब एक तो होता है कि मतलब पैसों की हेल्प बोलो, बहुत सारी चीजें मुझे उसने हेल्प की। मेरा जो इस लाइफ में जो इन विलन था उस टाइम, वो था मेरा प्रिंसिपल वहां का। उस प्रिंसिपल ने मुझे बहुत ही परेशान किया। मतलब डॉक्यूमेंट एक ही दिन बचा था, एक ही दिन में मुझे डॉक्यूमेंट लेके जाने थे, क्योंकि जैसे 8 अक्टूबर अगर मेरा चला जाता तो 9 अक्टूबर को मैं पहुंच ही नहीं पाता ना वहां पे। 9 अक्टूबर को तो मेरा सिलेक्शन का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो उसने मुझे बहुत ही परेशान किया कि मतलब दे ही नहीं रहता वो। मेरे पास था एक ही दिन। मैंने बोला सर मैं डॉक्यूमेंट देके वापस आऊंगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा वेरिफिकेशन करके। तो उसने मुझे बोला कि तेरी क्या गारंटी कि तू वापस आएगा। तो इसके मैंने बोला फिर क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो उसने बोला कि तुझे जितना तूने स्टाइपेंड लिया है उतना तुझे वापस करना पड़ेगा। अब मैंने स्टाइपेंड लिया था लगभग 5,25,000 तक। लाख का मुझे उनको वापस करना। अब तू ये देख ले, एक दिन में 5.5 लाख कहाँ से एडजस्ट करूँ। तब ऐसा कि मतलब मेरे गाइड ने मुझे बहुत हेल्प की। उसने मुझे कहा कि तू 2.5 लाख भर दे और 2.5 लाख की मैं गारंटी देता हूँ। तो उसमें भी वो मान नहीं रहा था मेरा प्रिंसिपल, वो बोल रहा था कि मुझे पूरा का पूरा कैश चाहिए, तभी मैं तुझे डॉक्यूमेंट दे दूंगा। तब मैंने बोला सर आप ही सोचो कि मैं अपनी पूरा करियर कैसे दाव पे लगाऊंगा। मतलब मैं वो बोल रहा था ना कि तू महाराष्ट्र में जाके फिर वहां पे नहीं आएगा वापिस, तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने बोला कि सर मैं वापिस क्यों नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा तो करियर है, मुझे आगे जिंदगी मेरी पड़ी है। तो मैं बस ये डॉक्यूमेंट के थोड़े पैसों के लिए मैं पूरा जिंदगी तो नहीं वाट लगा सकता ना मेरी, मैं आपको दे ही दूंगा। तब भी उसने मुझे पे भरोसा नहीं किया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि फिर मेरे दोस्तों ने, मेरे बैचमेट्स ने, फिर श्रुति ने, इन सब ने मुझे हेल्प की। फिर मेरे यूजी के कुछ दोस्त थे, उनसे मैंने कुछ पैसा लिया। मेरे पास ऑलरेडी 2.5 लाख बचा था, तो मैंने उन वो पैसा यूज किया। मेरे घर वालों से मैंने 1.5 लाख ले लिया। ये सब एकजुट करके मैंने 5.5 लाख रुपए एडजस्ट कर लिए एक ही दिन में, और मैंने उनको दे दिए। और तब डॉक्यूमेंट्स मेरे छुड़वाए। डॉक्यूमेंट लेके फिर मैं महाराष्ट्र गया और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अब तक मुझे पता चला कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुझे उस जिस डेट में नहीं हुआ था, मेरा डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन नहीं होता ना, तो फिर मेरा चला जाता, ये मौका फिर चला जाता कुछ। क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कंसिडर किया था कि जो नहीं आए उनका हो गया, फिर मतलब उनको कुछ नहीं होने वाला। मतलब यहाँ पर भी पैसे भर दिए, डॉक्यूमेंट्स लेके आ गए, वहां पर भी छोड़ दिया दोनों। आवाज। नहीं नहीं, आपका वो ये बंद हो चुका है, मोबाइल से आपका आवाज आ रहा है अच्छे से, कोई हाँ प्रॉब्लम हाँ। नहीं, तो बैलेंस। फिर ऐसा हुआ कि जैसे फिर मतलब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके चला गया। और फिर जब मैं डॉक्यूमेंट लेके वापस गया, तब मुझे प्रिंसिपल ने फिर से मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कि मतलब ऐसा था कि उनको चाहिए था कि मैं पीजी शीट ना छोड़ूं। मतलब उन्होंने मुझे बहुत टाइम में यही कन्विंस करने में लगे थे कि पीजी क्यों छोड़ रहा है तू, पीजी क्यों छोड़ रहा है तू। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है, अब मैं वही चूज करना चाहूंगा। तो
फिर उन्होंने बताया कि नहीं नहीं पीजी मत छोड़, तो या तो फिर अगर तुझे छोड़ना है तो अभी छोड़ दे। मतलब ये मुझे मुझे कुछ मुझे सोचने ही नहीं दे रहे थे मुझे। मेरे पास मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगा और फिर यहाँ पे मैं बीएमओ का ज्वाइनिंग कर दूंगा। और उन्होंने ये कंसिडर ही नहीं किया मेरा। उन्होंने कहा कि अगर तुझे पीछे छोड़ना है तो अभी छोड़ना पड़ेगा। तब मैंने बोला कि मैं अभी तो नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास ये मेरा हक है कि मैं अभी नहीं छोड़ूंगा। तब मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए और पीछे भी नहीं छोड़ा, मैं कुछ नहीं किया मैंने। तो मैंने फिर मैं कॉलेज तो जाता था, तो मुझे वो बोल रहा था कि कॉलेज मत आया करें। तो मतलब इतना बहुत टॉर्चर किया उसने मुझे। तब ऐसा होने होते टाइम फिर से एक विलन की एंट्री आ गई कि जे कुछ लोगों ने हम ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था उस पर स्टे लगवा दिया, मतलब केस करके स्टे लगवा दिया। तो फिर से मतलब मैं बोल रहा हूँ कि तू ही सोच ले कि एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, इतनी बड़ी खुशी आई आपकी जिंदगी में, और अचानक से आपका सारा फिर से वापस चला जाएगा। मतलब ये होता है ना कि यार स्टे लग गया, आप क्या बचा। मतलब मेरा दिमाग उस टाइम फील कर रहा था यार ये क्या हो रहा है। मैं हर दिन सुबह उठ रहा था, फिर ऐसा चल रहा था कि यार एक दिन कट जाए, एक दिन और कट जाए। तो मैं ऐसे दिन गिन रहा था कि यार ये दिन कट जाए और ये जो कोर्ट की जो डेट थी वो आ जाए। तब मुझे ऐसा लगा कि जब कोर्ट की डेट आएगी तब मेरे लिए अच्छा होगा कि उस टाइम कुछ तो रिजल्ट आएगा उसका। तो ऐसे होते होते फिर कोर्ट की एक दिन आ गया डिसीजन कि ये जो स्टे लगा था वो हटा दिया जाएगा। तब मैं खुश हुआ। फिर से ऐसा हुआ कि वो आचार संहिता लग गई, फिर से 1.5 महीने की आचार संहिता लग गई। फिर से मुझे 1.5 महीना निकालना था। फिर मैं वही दिन, फिर मेरा वही चल रहा था कि यार सुबह उठो, फिर ऐसा सोचो कि ये दिन कब कटेगा, क्या करूं। कुछ नहीं, मेरा मूवी देखने का भी मन नहीं कर रहा था, इतना मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। क्योंकि ऐसा था कि इतनी बड़ी खुशी आ गई जिंदगी में आपके, सही और एक झटके में सर। अगर आप ये कोई हाँ, केस अगर करके हो सके निकाल तो दिया अपना फोन जाए। अपने हाथ में लोगे क्या? अपना फोन अगर अपने हाथ में ले सकते, फोन अगर अपने हाथ में ले सकते हो तो अच्छा रहेगा। आवाज नहीं आ रही मेरे को। नहीं नहीं, फोन हाथ में ले लो ऐसे ऐसे करके। हाँ, फोन बस हाथ में ले सकते हो तो ठीक है। वेल, कंटिन्यू। रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। नहीं नहीं, ठीक है, कंटिन्यू। कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है सर, तो मैं यही बोलता हूँ। आवाज आने लगी। तो फिर ऐसा हुआ कि एट लास्ट मैंने डॉक्यूमेंट आपने छुड़वा लिए, सब किया, ये आचार संहिता भी खत्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने उनको प्रिंसिपल को जाके बोला मेरा एक्सटेंशन का मुझे मिल सकता है, आप मुझे एक्सटेंशन देने के लिए एनओसी दे दो, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मैं आपको आपके पैसे सारे दे दूंगा, 5.5 लाख जो है आपके मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं वो वापस भी नहीं मांगूंगा अभी, बस मुझे एक्सटेंशन के लिए मुझे दे दो। तब भी उसने नहीं मांगा, उसने मुझे बोला या तो तू यही रह ले या तो फिर तू आ जा, तो या तो तू एडमिशन कैंसिल कर या तो फिर ये मौका कैंसिल कर, तुझे और एक ही ऑप्शन नहीं है, ये करना पड़ेगा। तब मेरा ऐसा था कि यार देखो मेरे पास ऑप्शन बेटर था ये मौका। भले मुझे हरिद्वार बहुत प्रिय था, बहुत अच्छा लगा था हरिद्वार, पर मैं यही सोच रहा था कि मैं 2 साल ही हरिद्वार में हूँ इसके बाद भी, और ये मौका मुझे परमानेंट जॉब है क्योंकि मुझे करना ही चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि नहीं चलो मैं पीजी छोड़ देता हूँ। तो मेरा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर हो भी गया था उस टाइम, तो फर्स्ट ईयर हो गया और मैंने पीजी छोड़ दिया। अब मेरा पीजी का वही खत्म। फिर मैं वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके फिर आ गया यहाँ पे वर्चुअली। फिर इसकी जो लंबी प्रोसेस थी कि एक बार टीडी से अपना अपॉइंटमेंट लेना, फिर जाके झड़पी में, फिर ये भामरागढ़ में आना, ये बहुत सारे फिर 1-2 दिन इसमें चले गए। और जैसे मैं गढ़चिरौली में आया मैं, तब मुझे यहाँ पे और दिक्कत ये पता चली कि यार ये जो लाहिरी है तो गढ़चिरौली से 250 किलोमीटर दूर, 250 नहीं, 220 किलोमीटर दूर है, इतना दूर है। और वहाँ पे बस भी 2 ही बार आती है, दिन की 2 ही बार बस जाती है, सुबह 6 और दोपहर को 2:30 बजे। तब मेरा ऐसा था कि यार इतना अनडेवलप्ड एरिया है, मेरी सिलेक्शन भी वही हो गई। फिर मैंने अपने डीएचओ को भी ट्राई किया कि मुझे कोई अच्छी पोस्टिंग दे दो, तो उन्होंने बोला कि देखो तेरी पोस्टिंग जो हुई थी वो मंत्रालय से हुई थी, अब मेरे उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो मिली वो करने पड़ेगा। तो फिर भी मैंने सोचा कि यार चलो आलिया होगा सी, तो बोल के मैंने फिर स्टार्ट किया कि चलो आप जाते हैं। फिर मेरा एक दोस्त यहाँ का लोकल का दोस्त है, उसने मुझे हेल्प की उसने, और एक दिन उसके घर पे रुका। फिर मैंने जाके दूसरे दिन पीएससी में जाके ज्वाइनिंग दे दी। पहले तो मैंने पीएससी में जाके ज्वाइनिंग तो दे दी, मैंने 3 महीने लगभग ऐसे बस उपड़ी निकाली, उपड़ी का एक
चला था मेरा 3 महीने। अभी 1 महीने पहले मैं इंचार्ज बना, पीएससी का इंचार्ज बना। तब उससे पहले तो मैं बस ओपीडी था। तो यही फिर इंचार्ज हो गया मैं यहाँ का। फिर उसके बाद अभी पहले 3 महीने तो पेमेंट भी नहीं हुआ था। तो फिर अभी धीरे धीरे पेमेंट हो गया, तो एक मोटिवेशन और हवा अच्छा आ गया। चलो अब पेमेंट भी मिल रहा है। हाँ, तो वैसे तेरा एक क्वेश्चन था पे स्केल का भी। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि पे स्केल बहुत अच्छा है, क्लास 1 की पोस्ट है। तो पे स्केल भी आपको यहाँ पे 1 लाख तक के रहता है। जैसे मतलब अगर कोई नॉर्मल एरिया में काम कर रहा है तो उसको 1 लाख तक मिलता है। मतलब 95, अगर एग्जैक्ट अकाउंट अकाउंट बताओ तो 95 मिलता है। और मैं गडचिरोली में हूँ, इसलिए मुझे एक पेमेंट एक्स्ट्रा होता है। एक पेमेंट यानी एक स्तर होता है, इसका मतलब ये लेवल होते हैं। यस, यस नाम से ऐसे लेवल होते हैं। यस 20 जो बाकी सबको यस 20 मिलता है, गडचिरोली में आपको यस 23 मिलता है। यस 23 के हिसाब से मतलब देखा जाए तो 20-25 हजार का फर्क होता है। तो आप ये सोच के चल सकते हो कि 1,15,000 या 20 तक मिल जाएगा, मतलब मिलता है यहाँ। तो यही है अभी। फिर उसके बाद ये बताना चाहूंगा एक इंटरेस्टिंग है कि मतलब जैसे 3 साल अगर यहाँ पे आप निकालते हो पीजी के, तो 3 साल के बाद आप फिर से पीजी कर, सॉरी, एमओ की अगर 3 साल निकालते हो आप, तो आप पीजी में जा सकते हो। आप नई पीजी की एग्जाम दे सकते हो। उसमें आपको ये एमओ के कुछ सीट्स आरक्षित होती है, रिजर्वेशन होते हैं। मतलब जैसे 125 में से कुछ 10% या कुछ तो सीट्स होते हैं जो मेडिकल ऑफिसर पे दिए जाते हैं। तब आप उस टाइम ट्राई कर सकते हो। और उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि इसको इन इन सर्विस पीजी बोलते हैं। इसका एक बेनिफिट होता है कि अगर मतलब आप यहाँ पे 3 साल के लिए पेमेंट तो मिलता रहता है, 3 साल की आप लीव ले सकते हो पीएमडी करने के लिए। तो यही है मेरा कि जैसे यहाँ का अगर मैंने 3 साल निकाल दिया, तो सोचो समझो कि मुझे यहाँ 1,20,000 तक अगर पेमेंट मिल रहा है, तो मेरा जो पीजी चलेगा उसमें भी मुझे 1,20,000 ही मिलेगा, और 3 साल के लिए मुझे मिलता रहेगा। तो यही एक बेनिफिट है जो इन सर्विस पीजी करने के बाद मिलता है आपको। फिर गडचिरोली में हूँ, तो मुझे 1-2 मार्क्स कुछ तो ज्यादा भी मिलते हैं यहाँ के, जो नक्सलाइट एरिया में मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ आने के बाद यही सोचा कि जैसे मुझे 2 साल यहाँ पे निकालने होते कंपलसरी, तो मैं 3 साल के लिए निकालूंगा, 3 साल निकालूंगा, मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा। तो यही है। 3 साल के बाद एक तो जो आपका लास्ट पेमेंट होता है वो आपको चलता रहेगा। ये आपकी पीजी भी कवर हो जाएगी, और पीजी जब आप करोगे इसके बाद, तब आपके प्रमोशंस के लिए वो काम आ जाएंगे। प्रमोशंस होंगे, उसकी इंक्रीमेंट्स होंगी। एक बार पीजी करने के बाद 6 इंक्रीमेंट्स लग जाते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो इसकी इंक्रीमेंट्स भी मिलेगी। तो यही सारी चीजें हैं। बहुत बढ़िया। मतलब एक्चुअली आज मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के सब कुछ, क्योंकि इतने दिनों से सब कुछ पता था कि चलो सर अभी यमो एग्जामिनेशन क्रैक कर चुके हैं, सर कोई ऐसे एरिया में है जहां पर उनसे बात नहीं की जा सकती। ठीक है। हाँ। कॉलेज में तो यही सीन चल रहा है आपके नाम का, कि अभी सर डेंजर जगह पर है, उनसे बात नहीं की जा सकती। मैंने आपके कुछ बैचमेट से पूछा कि क्या ऋषि सर से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऋषि अब गया। ऐसे करके, मतलब आपको पता है मजाक चल रही थी, बट हाँ, सच। वही यहाँ पे क्या है ना कि नेटवर्क इशू है यहाँ पे। हाँ एक्चुअली, जैसे मैं मतलब नेटवर्क इशू है। बहुत अच्छा लगा आज सुन के कि ये आपका यूजी जर्नी तो मेरे को पता था, बाकी लोगों को भी पता चला। हाँ, बट ये जो फिर बाद में एआईपीजीटी का जर्नी, फिर बाद में यमओ के एग्जामिनेशन, क्योंकि ये पता था कि स्टे भी लग गया है, आचार संहिता भी आ गई थी, बट उसके बीच में भी आपका फेस बहुत डेंजरस था। एक्चुअली मेरे को आज एक बात तो बहुत अच्छी लगी, ठीक है, कि लाइफ में सीनियर्स का रोल बहुत अच्छा होता है, बढ़िया होता है। आपके लिए भी था, आपने जो कहा कि आपके जो पीजी के सीनियर्स थे, वो भी, उन्होंने भी आपको बहुत अच्छे से गाइड किया कि नहीं तू जा, फ्लाइट से तू जा, एग्जाम दे के आ, नहीं तू फॉर्म भर, ठीक है, 1,000 रुपए क्यों देखेगा अगर तुझे 62 का अगर तुझे स्टाइपेंड है। बेसिकली मैं भी देखूंगा तो मेरे भी बैचमेट्स जो है अभी एक लिमिट तक है, ठीक है, मतलब नहीं है, बेसिकली नहीं है, कोई आपकी लाइफ में नहीं आएगा आपको, आपको हेल्प करने को भी वो बहुत लिमिट तक ट्राई करेंगे, कब करेंगे वो भी एहसान दिखाने के लिए। ये मेरा पर्सनल हाँ, मैं मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है, मैं बता रहा हूँ। बट ये जो सीनियर नाम की चीज है ना, चाहे मेरे लिए लाइक, अगर आप देखोगे तो आप हो, आपके सभी बैचमेट्स वगैरह अभी वो उतने ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है। फिर बाद में ऋतुजा मैम जो है, ऋतुजा चौहान मैम, ठीक है, वो थे, भूषण सर है, आप मतलब उन सभी लोगों को जानते हो। ये कोई ऐसे बंदे हैं ना भाई जो कि सच में दिल से मदद करते हैं, और मतलब वहां पर पता चलता है कि भाई सीनियर्स का रोल अच्छा होता है लाइफ में। तो होता है सब कुछ, मतलब सच में बहुत अच्छा लगा। एक लास्ट चीज, हमारे पास 5 मिनट बचे हैं लास्ट के। अगर कोई बीएमएस कर रहा है, मेरी तरह हो या हम्म, दूसरा हो,
उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? और थोड़ा सा मोबाइल के नजदीक रह के बता देना, क्योंकि वो अच्छे से साउंड करता है। जैसे अभी तेरा जो सवाल है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यही जो सवाल है वो बहुत सारे जो नए लोग आते हैं उनके लिए यही सवाल होता है कि बीएमएस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगा कि यार देखो, है बहुत सारे स्कोप है बीएमएस में। हम्म। जैसे अगर आप बीएमएस करते हो तो एक तो अगर आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा। जैसे अगर आप आयुर्वेद में कंफर्टेबल फील करते हो तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर तो फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं फिर उसके बेहतर। जैसे कई सारे एग्जाम्पल है ना, जैसे जमोदर सर वगैरह है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि एक बस चंद्रशेखर सर है वो, उनका भी मतलब वेदन कर्म है ना, वो उस पे चलता है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप फुल आयुर्वेदिक भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो बहुत ही अच्छा होता है। बस आपको ये करना है कि आपको जो संहिता वगैरह है वो अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। कोई एक गुरु आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो आपको, मतलब हम क्या ही सिलेक्ट करते हैं, गुरु ही हमको सेलेक्ट करता है वैसे ही। तो वही कि जब आपको आप खुद से जाते हो, अगर आप 100% आपका खुद का देते हो किसी भी चीज में, जैसे मैंने बताया कि मैंने उस ये एपीसीटी के टाइम में मैं सच्ची में बता रहा हूँ, मैं जितना उस टाइम पढ़ाई किया उस पे पहले मैंने कभी पढ़ाई नहीं। मैं एपीसीटी के टाइम भी 2 टाइम रोया था। मैं एग्जाम में मार्क्स कम आए थे, किसी को मैंने बताया नहीं अभी तक, पर मैं 2 टाइम रोया था उस पर, क्योंकि इतना एग्जाम पढ़ाई करने के बाद भी मुझे कम मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 100% दे रहा था मैं, पर उस हिसाब से मुझे मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो यही था कि अगर आप 100%, अगर बीएमएस में भी अगर 100% कर रहे हो आप, तो भी ये बहुत बेनिफिशियल है। आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करो, उसमें बहुत, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बीएमएस वालों ने अगर मॉडर्न प्रैक्टिस से अच्छा आयुर्वेद प्रैक्टिस पे पर अगर ज्यादा जोर दिया तो मुझे लगता है कि उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। उनको एक मतलब अच्छा ओपीडी सेटअप मिलेगा, क्योंकि देखो अब जहाँ पे जाओगे आप मॉडर्न मेडिसिन, तो आपको हर 10 कदम के बाद एक तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई तो ओपीडी मिल जाता। मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव के नजदीक पहले एक थोड़ा बहुत बड़ा गांव है, वहाँ पे जब मैंने यूजी स्टार्ट किया था तब एक भी डॉक्टर नहीं था हमारे नजदीक एरिया में, कोई भी डॉक्टर नहीं था। आज वहाँ पे 4 क्लिनिक बन चुके हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये मॉडर्न की जो क्लिनिक है वो कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इतने कंपटीशन में अगर आपको सर्वाइव करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आयुर्वेदिक निवड़ना चाहिए। अगर आप आयुर्वेद अगर आप सेलेक्ट करते हो, उस पे अगर अच्छे कर देते हो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। अच्छा और है। जैसे बीएमएस भी खत्म होने के बाद पीजी अगर करोगे, उसके बाद भी आपके लिए ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं। पीजी कोई ये भी कर सकता है, लेक्चरशिप वगैरह कर सकता है। और वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे 16 साल के बाद ये मौका, ये आ गया एग्जाम हमारा, तो हो सकता है 3-4 साल के बाद और से और एक बार ये मौका आ जाएगा। सही है। मैं एक्चुअली आज के वीडियो के अंदर सबको बहुत अच्छे से आइडिया आ चुकी होगी कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड टू बी मोर ऑनेस्ट, फ्रैंकली बताता हूँ, फ्रैंकली, कि आज और किसी का पता नहीं कि क्या होगा, बट इस वीडियो के बाद, मतलब ये जो हमारी मीटिंग है ना, उसके बाद श्योरली मुझ में तो बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा आलसी हो रहा था, लेजी हो रहा था। मेरे को भी हो रहा था कि यार मैं यूट्यूब करूँ या टीचिंग करूँ, अपना जो आपको बताया मैं क्या क्या करता हूँ, ठीक है, वो करूँ, या फिर बाद में पीजी की प्रिपरेशन करूँ। मतलब बहुत सारी चीजें चल रही थी। फिर बाद में कॉलेज में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी होती है, आपको बताया सब कुछ, ठीक है, वो सभी चीजें। बट आज ना ये सुनने के बाद, जर्नी सुनने के बाद, मैंने देखा भी है, ठीक, आपकी तरफ अच्छा ध्यान रहता था क्योंकि कॉलेज के काना थे आप, ठीक है, अभी हो भी तो यस, श्योरली इट विल हेल्प मी अलॉट। तो सर कैसा है कि अगर कोई स्टूडेंट्स कुछ कमेंट करते हैं, या कोई भी बीएमएस वाले हैं, नॉन बीएमएस वाले हैं, अगर कमेंट करते हैं, तो मैं उनकी कमेंट आप तक पहुंचाऊंगा। श्योरली आप उसका आंसर कर देना, बिल्कुल एक तो व्हाट्सएप पे कर देना, या तो अगर एक बहुत सारी कमेंट्स इकट्ठा हो जाती है तो हम एक फिर से एक नई मीटिंग करेंगे, मैं आपको एक कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा, उसका आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, आपको आपके लाइफ में आगे के लिए, मतलब फॉर्मेलिटी बोल देता हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहता, ठीक है, आपकी लाइफ के लिए शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हम पे। और ठीक बिल्कुल है, है भाई। मैं आओ। और वो जो आपकी सीनियर वगैरह फ्रेंड थी, वो वॉलीबॉल ग्रुप के ऊपर जाएगा अभी चलिए, ठीक है, चलो मिलता हूँ। यस, बाय बाय। ओके बाय।